हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 होगा। और इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने फर्स्ट 15 डेज के जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कवर किया है। तो वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। और ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो इस प्रकार से हमारे जो फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमारा पूरा ऑल ओवर कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टॉपिक भी थे जिनको हम बीच बीच में कवर करते रहे। करंट टॉपिक्स इन न्यूज़ के जो प्लेलिस्ट है उससे आप उन टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास के जो हमारे टॉपिक हैं उनमें है ग्रीन पास प्रणाली, यानी ग्रीन पास सिस्टम क्या है, कहाँ पर इसे लागू किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे मोटेरा स्टेडियम के बारे में, जिसका अभी नाम भी बदला गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ऑल ओवर न्यूज़ रहने वाली है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये भी शुरू हुए हैं अभी, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर ये स्टार्ट हुए और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और फिर फास्ट टैग प्रणाली, इसको भी कंपलसरी किया गया है फास्ट टैग सिस्टम को, तो जानेंगे इसके बारे में क्या है ये सिस्टम और किस प्रकार से ये वर्क करता है। और उसके साथ ही साथ एक चीता फोर्स भी गठित की गई है, तो किस राज्य में इसको गठित किया गया है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ हमारे वन लाइनर टाइप्स जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर, जो कि है ग्रीन पास सिस्टम। तो ग्रीन पास सिस्टम क्या है, तो नाम से आपको लग रहा होगा ये कोई पास है, जैसा कि हमने पढ़ा था ग्रीन टैक्स के बारे में, तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक टैक्स था। लेकिन ग्रीन पास सिस्टम को सबसे पहले हम जान ली, इसको कहाँ पर लागू किया गया है, तो इजराइल के द्वारा इसे लागू किया गया है ग्रीन पास सिस्टम। और ये रिलेटेड है कोविड-19 से, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड ये सिस्टम है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में इस समय वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन दी जा रही हैं, यानी अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग वैक्सीन बनाई हुई है। और जिन देशों ने वैक्सीन नहीं बनाई, जिनमें अवेलेबल नहीं है, तो फिर दूसरे देशों के द्वारा उनकी मदद की जा रही है, WHO के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। तो सभी यानी पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन है वो प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर स्टार्ट हो गई है, कहीं पर स्टार्ट होने वाली है, या कहीं पर वैक्सीन दूसरे देशों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसे अगर बात करें भारत की, तो भारत में जैसे 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन, इनका नाम भी आपको याद रखना है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये इस समय भारत में चल रही है। जो कि कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, और ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई नहीं है, वो केवल और केवल इनको प्रोड्यूस करता है। और जो कोवैक्सीन है वो बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है कोवैक्सीन। तो ये इंडिया में जो वैक्सीन दी जा रही है वो यही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और अगर हम बात करें इजराइल की, जहाँ पर ये ग्रीन पास सिस्टम लागू किया गया है, तो वहाँ पर इजराइल में चल रही है फाइजर वैक्सीन वहाँ पर दी जा रही है इजराइल में। और अन्य देशों की भी अलग अलग वैक्सीन है, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन जिनके ट्रायल भी चल रहे हैं, वो रसिया की वैक्सीन है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, यानी ग्रीन पास सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा इजराइल के द्वारा, ग्रीन पास सर्टिफिकेट। और ये क्यों जारी किया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो वैक्सीन है, यानी जब वैक्सीन दी जाती है कोविड-19 की, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं, जैसे हेडेक है, फीवर है, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, इसलिए लोग बचते हैं वैक्सीनेशन से, यानी लोग वैक्सीन लगवाने से बचते हैं। तो इसी वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए इजराइल सरकार ने एक ये सिस्टम लगाया है कि जो लोग वैक्सीनेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसकी एक ही डोज नहीं होती, यानी दूसरी डोज भी इसकी देनी पड़ती है समय समय पर, तो इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए इजराइल सरकार ने ये सिस्टम लागू किया गया है कि जो व्यक्ति यानी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रीन पास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो होगा QR कोड के फॉर्म में। अगर आप मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो इसे आप QR कोड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या इसे प्रिंट आउट के फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो इसे प्रिंट आउट के फॉर्म में आप रख सकते हैं। और आपको एक्सेस मिलेगा पब्लिक फैसिलिटीज़ का, एक्सेस मिलेगा आपको किसका, पब्लिक फैसिलिटीज़ का। यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आती हैं, जैसे हमारा जिम हो गया, पूल हो गए, यानी स्विमिंग पूल्स, होटल्स, और उसके साथ ही साथ थिएटर,
या कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, जैसे कोई क्रिकेट मैच है या अन्य फुटबॉल मैच है, ये जो इवेंट्स हैं तो इनमें जाने के लिए जैसा कि आपको पता है सभी लॉकडाउन के दौरान बंद रहे, होटल्स हों, थिएटर हों या जिम हो, तो इनमें क्या है कोविड-19 की जो निगेटिव रिपोर्ट है वो आपको दिखानी होती थी। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन पास सर्टिफिकेट है तो आपको फिर सीधे आप ग्रीन पास सर्टिफिकेट दिखाकर वहाँ पर एक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन पास सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि आपको यानी आपने वो वैक्सीन ले ली है और आपको वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग ग्रीन पास सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास, वो इनका एक्सेस नहीं पा सकते हैं, तो वो भी पा सकते हैं, लेकिन उनके इसके लिए उनको जो कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट वहाँ पर दिखानी होगी। तो ये एक सिस्टम है जो कि वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए है, तो इसके बारे में हमको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा मोटेरा स्टेडियम। तो ये इस समय काफ़ी न्यूज़ में, और इसका निर्माण पहले भी हुआ है, और इसमें नमस्ते ट्रंप भी हुआ था 2020 में, तब भी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका नाम बदल कर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, काफ़ी थोड़ा सा विवादास्पद भी है कि अपने नाम पर कैसे पीएम इस स्टेडियम का नाम रख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ ए पॉलिटिकल सिनारियो, उसमें हमको लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम के बारे में पढ़ना है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया और कहाँ पर ये स्टेडियम स्थित है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और वो सही है गलत है नाम रखना, उसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये जो स्थित है मोटेरा स्टेडियम, ये है अहमदाबाद में, यानी गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये कोई नया स्टेडियम नहीं बना, यानी पहले से भी यहाँ पर स्टेडियम था, उसको रिनोवेट किया गया, उसकी क्षमता बढ़ाई गई, एक नया वहाँ पर स्टेडियम क्रिएट किया गया। और ये जो स्टेडियम है, यानी जो मोटेरा स्टेडियम है, ये उसी के अंदर आता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव, तो इसके अंदर ही आता है। यानी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एक इनक्लेव बना हुआ है जहाँ पर कई सारे गेम्स खेले जाते हैं, तो उसी के अंडर आता है ये मोटेरा स्टेडियम। और इसी स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। और अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने इसको यानी इसका उद्घाटन किया वहाँ पर। तो ये अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट इनक्लेव के अंदर ये आता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, यानी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये ऑल वर्ल्ड में। इसके पहले हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जिसकी क्षमता है 1 लाख दर्शक जिसमें बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता है। और इसकी क्षमता है 1,32,000, ये इसकी कैपेसिटी है मोटेरा स्टेडियम की। तो इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें ऑप्शन में मेलबर्न भी मिलेगा। तो मेलबर्न अब नहीं है, यानी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का ये बन गया है मोटेरा स्टेडियम, क्योंकि इसकी क्षमता है 1,32,000 दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जब ट्रंप यहाँ पर भारत आए थे तो नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था, और फिर मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर हाउडी मोदी का आयोजन किया गया था। तो जो नमस्ते ट्रंप है वो इसी स्टेडियम में किया गया था, नमस्ते ट्रंप का आयोजन, तो जिसमें लगभग 1 लाख के समथिंग लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो इसीलिए ये कैपेसिटी के हिसाब से भी और वैसे भी ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का। तो ये हमारी सेकंड न्यूज़ थी मोटेरा स्टेडियम से रिलेटेड। अब देखते हैं हम अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनका सेकंड एडिशन अभी शुरू हुआ है, यानी 26 फरवरी से इनका सेकंड एडिशन इसका शुरू हुआ है। और वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है गुलमर्ग रिजॉर्ट है, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये विंटर गेम्स होते हैं, जैसे कि ये किसका पार्ट है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसके कई सारे एडिशन हो चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये गेम की शुरुआत की गई थी, तो इसके कई सारे एडिशन हो गए। तो उन्हीं का एक ये पार्ट है जो कि केवल और केवल विंटर में खेले जाते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और इसके 2 ही एडिशन हुए हैं, यानी ये दूसरा एडिशन है। जो पहला एडिशन है वो इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
ये अलग हैं, लेकिन उसी के अंडर यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ही ये पार्ट होते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम, और जिनका फर्स्ट एडिशन हुआ था, यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का फर्स्ट एडिशन हुआ था कहाँ पर, लेह लद्दाख में 2020 में। और ये विंटर में ही खेले जाते हैं, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में ही खेले जाते हैं। लेह लद्दाख में 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जो इवेंट्स इसमें इंक्लूड हैं उनमें है आपकी स्नो रग्बी यानी बर्फ़ से ही रिलेटेड सारे खेल आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनका नाम दिया गया है विंटर गेम्स। और इनका उद्देश्य है जो छोटे स्तर से जो अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमको मिल सकें, इसीलिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है। तो स्नो आइस, स्टॉक, स्नो बेसबॉल और आइस हॉकी, तो ये जो सारे इवेंट हैं ये इन खेलों में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये खेल इसमें शामिल होते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। फर्स्ट एडिशन आपको याद रखना है लेह लद्दाख में 2020 में, और सेकंड एडिशन अभी 2021 में यानी 26 फरवरी से स्टार्ट हुए गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब देखते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, यानी अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है फास्टैग। तो फास्टैग क्या है? तो फास्टैग है एक इलेक्ट्रिक टोल कलेक्टर सिस्टम, यानी एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है टोल कलेक्ट करने का, यानी इसे इलेक्ट्रिक टोल कलेक्टर सिस्टम भी कहा जाता है। तो फास्टैग काफ़ी पहले इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको 15 फरवरी से यानी 15 फेब से इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है और अगर आप किसी टोल को पार करते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी वहाँ पर देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कंपलसरी कर दिया गया है। अब देखते हैं फास्टैग होता क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक टोल कलेक्टर होता है, यानी जो हम हाईवेज़ में चलने के, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनमें चलने का जो हम टैक्स सरकार को देते हैं वही होता है, या उसी टैक्स को इस प्रणाली के द्वारा लिया जाता है। तो वैसे तो हम कैश देते थे पहले, जब फास्टैग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी सारा समय भी वहाँ पर व्यर्थ होता था और कैश में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती थी। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक किया गया, इस सिस्टम को हाईटेक किया गया, और अब एक फास्टैग प्रणाली लाया गया, यानी ये एक प्रकार का कार्ड होता है जो ओनर के बैंक खाते से लिंक होता है। और जैसे ही आप टोल में पहुंचेंगे, यानी जो टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पर अगर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो ये विंड स्क्रीन में लगा हुआ कार्ड होता है, यानी कार की विंड स्क्रीन में ये इस प्रकार से लगा होता है। बीच में आपने देखा भी होगा जब आप गए होंगे, तो ये बीच में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर सामने वहाँ पर टोल में एक मशीन लगी होती है जो इसको स्कैन कर लेती है, और इससे आपके बैंक खाते से जो टैक्स होता है वो वहाँ पर अपने आप ही वहाँ से डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें समय भी कम लगता है और कैश का भी कोई झंझट वहाँ पर नहीं रहता है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छी प्रणाली है फास्टैग, और इसे लिया जाता है और ये कनेक्ट होता है, जो फास्टैग होता है ये कनेक्ट होता है उस ओनर के खाते से सीधे डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है, और इसको लिया जाता है NHAI के द्वारा, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस टैक्स को लिया जाता है। इसे 15 फरवरी से कंपलसरी कर लिया गया है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंडर वाटर टनल। तो अभी एक अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ? मुंबई में, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि भारत की पहली अंडर वाटर टनल होगी। तो एक रोड प्रोजेक्ट है जिसकी लंबाई है 10.58 किलोमीटर, ये पूरा रोड प्रोजेक्ट है, और इसके अंतर्गत ही 2.07 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी अरेबियन सी में 2.07 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी, जिसमें जो सारे वाहन हैं वो अंडर वाटर वहाँ से जा सकेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि आया है, तो आपको याद रखना है भारत की ये पहली अंडर वाटर टनल होगी। अब देखते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा असम। तो असम इस समय चर्चा में क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है 6 मंथ के लिए। और ये क्यों घोषित किया गया? तो देखिए, जब ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले
जो स्टेट हैं, कुछ स्टेट हैं, तो इनमें क्या होता है कि जब कोई अशांति, जब सरकार को लगता है कि यहाँ पर जो आतंकी गतिविधि हैं या अन्य कोई दंगा या अन्य कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और इसका हमारे संविधान में भी उल्लेख है, यानी सशस्त्र बल अधिनियम है एक हमारे संविधान में, जिसके द्वारा ये लागू किया जाता है, जिसमें वहाँ पर आर्मी को तैनात किया जाता है और आर्मी कहने पर ही सारे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं अगर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये अधिनियम है 1958 में ये अधिनियम लाया गया था, सशस्त्र बल अधिनियम, जिसमें किसी क्षेत्र पर आर्मी को तैनात कर दिया जाता है जिस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और इसका शार्ट में हम नाम कहते हैं अफस्पा। ये होता है सशस्त्र बल अधिनियम 1958। तो असम को भी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, यह बात आपको याद रखनी है। और फिर अगली न्यूज़ है हमारी, यानी अगला टॉपिक है महिला कमांडो। तो अभी महिला कमांडो और उसके साथ ही साथ चीता फोर्स, महिला कमांडो और चीता फोर्स गठित किया गया है, यानी ये महिलाओं की एक फोर्स होगी जिसको गठित किया गया है कहाँ, उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड राज्य में अभी महिला कमांडो और चीता फोर्स को तैनात किया गया है, यानी ये महिलाओं की एक वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी और महिलाओं की ये एक फोर्स तैयार की गई है जिसे महिला कमांडो या चीता फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये वन लाइनर हमारा टॉपिक था। और उसके साथ ही साथ फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है WTO। तो WTO के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था जब हमने सभी जो हमारे वर्ल्ड के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में जब हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने आपको WTO के बारे में बताया था। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म होता है। तो ये इस समय इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसके अभी नए प्रमुख बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो WTO के नई प्रमुख यहाँ पर बने हैं नगोजी अकोंजो लवेउला। तो ये नाइजीरिया से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। नागोजी अकोंजो लवेउला ये WTO के नए प्रमुख बने। और हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट्स निष्ठाम योजना। तो ये जो योजना है, ये यहाँ पर योजना आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट्स निष्ठाम योजना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे किसे, जो 45 से 60 ईयर ओल्ड वुमेन है। जो 45 to 60 ईयर ओल्ड वुमेन है उनको 15,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। किस लिए, जिससे कि वो अपना एक छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट कर सकें या कोई स्टार्टअप कर सकें। जो वुमेन है उनके एम्पावरमेंट के लिए ये योजना लाई गई है आंध्रा के CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। और ये 3 ईयर की योजना होगी, यानी 3 सालों तक हर साल 15,000 रुपये पर ईयर वहाँ पर दिए जाएंगे। आपको लग रहा होगा 15,000 रुपये में क्या होगा प्रत्येक साल, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उनके लिए जो 15,000 का अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये योजना उनके द्वारा लाई गई है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और ये 3 ईयर की योजना है और 45 to 60 ईयर ओल्ड वुमेन के लिए ये योजना लाई गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और देखिए आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं और हम पहले भी आपको कई सारी योजनाओं के बारे में बता चुके हैं जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी काफ़ी युवा हैं और काफ़ी अच्छा कार्य अपनी स्टेट में करते हैं, जिसके लिए इनको अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी थी, स्कॉच अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। इस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं ये लॉन्च करते हैं उसको अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और कोविड-19 के दौरान कई सारे इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए गए, वो यानी ये हर वर्ग का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और अच्छी तरीके से ये वर्क करते हैं अपने स्टेट में, इसीलिए इनको कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें अभी रिसेंटली ही इनको स्कॉच अवार्ड दिया गया था स्कॉच ग्रुप की ओर से, जिसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाया तो उसको भी आप देख सकते हैं।
तो ये इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये योजना भी आपको याद रखनी। तो ये थे हमारे ऑल ओवर लास्ट 15 डेज़ के जो हमारे करंट अफेयर्स थे, क्योंकि जो पहला वीडियो था वो शायद 15 फेब को हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें फरवरी मंथ के जो फर्स्ट 15 डेज़ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसमें हमने उनको कवर किया था। तो इस प्रकार से जो हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है वो ऑल ओवर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।